हेलो फ्रेंड, वी आर स्टार्टिंग विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो है कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जो सीबीएसई है वो कैसे पूछता है, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कार्बन से। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन और उसके जो कंपाउंड बनते हैं, तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाती है। हाइड्रोजन है, जैसे कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ, बहुत सारे कंपाउंड जो है कार्बन बनाती है। अब कार्बन खुद की जो पहले प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर आ गया 6, एटॉमिक मास आ गया 12, एंड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम के एलिमेंशियल वाली, तो आ गई 2 और 4। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं और ये किस तरह के बॉन्ड बनाती है, जिसलिए ये या जिसके कारण ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकती है, तो वो किस तरह के बॉन्ड्स ये क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है। अब अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉन्डिंग क्या होती है हमारे पास, हमने अभी 3rd चैप्टर की डिस्कशन में हमने देखा था कि जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी। वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है कि जो बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमने वहाँ पे NaCl की बॉन्ड फॉर्मेशन देखी थी, तो NaCl का बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे Na के अंदर क्या बनता है, पॉजिटिव, और Cl के अंदर नेगेटिव। तो यहाँ से इसका नंबर है 11 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 17। इसके वैलेंस में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाता है क्लोरीन को, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, टोटल 18 हो जाते हैं। तो ये हो जाता है 10 पे, ये 18 पे, दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, स्टेबल पे। तो इसीलिए इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवलेंट बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड कब बनते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे होगी, हम ये देखना है हमें। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स कि हम जैसे अगर पहले कार्बन की बात करें, कार्बन के अंदर 2 और 4 ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का। बट हमें पता है कोई भी जो एटम है उसके अगर आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो जैसे फर्स्ट आता है हीलियम के वैलेंस में कितने होते हैं, 2। तो हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना होता है तो वो कौन सी स्टेज पे चला जाता है, हीलियम की स्टेज पे। अगर हमारे पास बाकी जैसे जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी को स्टेबल अगर होना होता है तो वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब हमारे पास इसके वैलेंस में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको अगर बनाना हो 4 नेगेटिव या बनाना हो 4 पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव C4 नेगेटिव, तो इसके लिए दोनों ही काम क्या हैं, डिफ़िकल्ट है। अब हम समझते हैं कि इसके लिए डिफ़िकल्ट क्यों है C4 नेगेटिव बनाना या C4 पॉजिटिव बनाना, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, अब C4 नेगेटिव इट मीन्स वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है। बट जब वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा कार्बन, अंदर तो उसके जैसे हमारे पास हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। बट प्रोटॉन तो अंदर कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 एक्स्ट्रा, टोटल हो जाएंगे 10। तो इसीलिए जो प्रोटॉन्स हैं उन्होंने न्यूक्लियर फोर्स तो लगानी होती है उनको ऑर्बिटल्स को संभालने के लिए, वो उतनी सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। और अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। अब ये दो सिचुएशन से बाहर आने के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन करता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे करता है वो देखते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जो है हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जो वो आ जाएगी हमारे पास CH4 की। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है
और बहुत इजीली आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कार्बन कैसे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। अब हम अगर पूछे कि हमने CH4 की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है, उसको अगर डिस्क्राइब करना है तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होगा इसमें जो है वो लिखना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से बन रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से पहले बाइंड हो रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन का और हाइड्रोजन। अब पहले आगे कार्बन का KLMN शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का कितना हो गया 2 और 4 क्योंकि नंबर कितना है 6। हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। चलिए ये हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो कार्बन है वो उसके बैलेंस में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के बैलेंस में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अब हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी के साथ आपका ये कंसेप्ट भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने का। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बेसिकली क्या करेंगे, हमने इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इसमें सिर्फ हमने क्या करना है इसके बैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उसके ऊपर डॉट लग जाएंगे। देखिए कैसे होगा, कार्बन आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में 4। वैलेंस क्या होगा, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका वैलेंस शेल होगा। यहाँ पे हमने कितने लगा दिए 4। अब हमारे पास देखिए CH4 आ गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमें पता है इसको स्टेबल होने के लिए वैलेंस में कितने चाहिए होंगे 8, इसको स्टेबल होने के लिए वैलेंस में कितने चाहिए होंगे 2। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कर देते हैं। अब अगर हाइड्रोजन इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। बट अगर जो सारे हाइड्रोजन हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लेते हैं, वो रहता है इलेक्ट्रॉन इन्हीं का ही है बट जस्ट शेयर करते हैं कि दोनों जो है वो स्टेबल स्टेट पे आ जाएं, तो इसके भी 2, 4, 6 और 8 हो गए। तो कार्बन भी कौन सी स्टेज पे आ गया 8 पे। अब यहाँ पे आप इसको इतना समझ लिया। अब इसको अभी इसके बाद एक थोड़ी सी और चीज़ समझते हैं हम कि जब हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कैसा बॉन्ड होगा यहाँ पे। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कैसा बॉन्ड होगा डबल। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो बॉन्ड कैसा होगा ट्रिपल। ये आपको ध्यान रखनी है चीज़। अब देखिए यहाँ पे कैसा बॉन्ड शेयर हो रहा है, मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 2-2, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेंगे सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर अगर हम उसकी देखें तो इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जांपल, अगर हम लेते हैं नेक्स्ट हम जो है F2 की, फ्लोरीन की। अब यहाँ पे देखिए हम तो कैसे होएगी स्ट्रक्चर इसकी, फ्लोरीन की स्ट्रक्चर एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, एंड उसके बाद हम चाहे ऑक्सीजन की एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए इन सब की जब एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम फ्लोरीन से। अब यहाँ पे हम लेते हैं फ्लोरीन। देखिए ये होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 1 बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर 2, 4 और 6। अब यहाँ पे देखते हैं हम फ्लोरीन का। हम सबसे पहले हमें लिखनी होती है कॉन्फ़िगरेशन। 2 फ्लोरीन एटम है तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, K एंड L। 2 बन जाएगा, नंबर कितना होता है 9 एंड 7, 2 एंड 7। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके बैलेंस में हमें जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, देखिए उसका नाम है क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लगाने हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है वो वैलेंस शेल में। तो फ्लोरीन के वैलेंस में कितने हैं 7। तो देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं कितने हैं 7 हैं। कितने चाहिए होते हैं वैलेंस शेल में कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए 8। अब 8 करने के लिए हम क्या करेंगे इसको, जब हमें इसको कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो हम क्या करेंगे शेयरिंग।
जब शेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड, और वो बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कैसे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका, F सिंगल बॉन्ड F। वैसे ही आप बहुत सारी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो, क्लोरीन है, उसके बाद आप HCl ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप KCl ट्राई कर सकते हो। देन आप इजी एग्जांपल करनी है आपने N2O2, F2 तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे NH3, ये सब एग्जांपल हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं इसके साथ। तो देखिए इसके बाद हम जैसे फ्लोरीन का है वैसे ही क्लोरीन का है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दो हैं, दोनों का लिख लेते हैं KLM। तो कितना नंबर होता है ऑक्सीजन का, 6 या 8 नंबर होता है, 8। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। यहाँ पे भी 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वैलेंस शेल में स्टेबल होने के लिए, कितने चाहिए, 2 या 8। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों हैं, यहाँ प्लेस कर दिया, वैलेंस शेल के डॉट लिख देंगे जितने वैलेंस शेल में हैं, यहाँ आ गए। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं तो दोनों स्टेबल स्टेट पे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगर ये इसके साथ शेयर कर लेता है और ये इसके साथ शेयर कर लेता है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 शेयरिंग की है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये आगे एग्जांपल सिंगल बॉन्ड की, ये आगे एग्जांपल डबल बॉन्ड की, ये भी सिंगल बॉन्ड है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की। N2 का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। N2 का स्ट्रक्चर जब हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फिग्रेशन लिखेंगे। क्या कन्फिग्रेशन आएगी, KLM, नंबर कितना है, 7। चलिए लिख लेते हैं फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। तो क्या आ जाएगा, 2 और 5, 2 और 5। अब लिखते हैं यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लेस कर दिया हमने। अब हम इसके दिखाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे इसकी बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 5 डॉट लगा देते हैं। अब जब बॉन्ड बनाना है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कैसे करेगा, क्योंकि 5 हैं, 3 और चाहिए 8 होने के लिए, ये यहाँ से शेयर करेगा और ये यहाँ से शेयर करेगा। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए ये एग्जांपल आ गई डबल सिंगल बॉन्ड की, ये आ गई क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। और ये एग्जांपल आ गई है आपके पास डबल बॉन्ड की। तो आपके पास क्या आ गए, तीनों टाइप के बॉन्ड आ गए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 4 शेयर होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें जो है हमारे पास, हमने देख लिया टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देख लिया। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, जहाँ पे ये तो हमने देखे जहाँ पे सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। बट एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, जहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब उसकी जब हम देखेंगे तो हम कैसे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए कार्बन जो है, हम जब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात करेंगे हम, तो 2 एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वैसे तो 3 है इसकी एटॉमिसिटी, KLM, यहाँ पे 2 और 4, 2 और 6, 2 और 6। अब देखिए इस केस में क्या होगा, जहाँ पे एक एलिमेंट कम है, दूसरा एलिमेंट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो कम है उसको रखेंगे सेंटर में, दूसरों को प्लेस करेंगे साइड में। ऐसे प्लेस कर दिया हमने। अब वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या लगाने पड़ेंगे हमें, डॉट्स। अब डॉट्स लगाएंगे जितने हमारे पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कितने हैं वैलेंस में, 4 हैं, 4 डॉट लगा दिए। 6 हैं, 6 डॉट लगा दिए। इसके पास 6 हैं,
6 डॉट लगा दिए। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए एक्स्ट्रा? 4। इसको कितने चाहिए? 2। इसको कितने चाहिए? 2। मतलब टोटल इसके पास अगर 4 मिलेंगे तो 8 हो जाएंगे, यहाँ 2 मिलेंगे तो 8 हो जाएंगे, यहाँ 2 मिलेंगे तो 8 हो जाएंगे। अब ये इसके साथ अगर शेयर कर लेता है, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। अब कार्बन ने तो सबके दोनों के साथ शेयर कर लिए अपने इलेक्ट्रॉन। अब जब कार्बन को चाहिए तो क्या करेंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कार्बन का जो है ऑक्टेट 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया। इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कार्बन आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ की कार्बन क्यों है, इतने कंपाउंड जो कार्बन बनाती है वो कैसे बनाती है। इससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे हम एग्जांपल अमोनिया की देखेंगे यहाँ पे, उसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज़ भी वहाँ समझ सकते हैं। तो अमोनिया की एग्जांपल में आप देखोगे तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 2 and 7 and 1 आ गया, 2 and 5 and 1 आ गया। अब जब इसकी प्लेसिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो कैसे होएगी? 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, जिसके कम होते हैं उसको कहाँ रखेंगे? सेंटर में। ये रख दिए। हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन हमने यहाँ प्लेस कर दिए, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होएगा इसका? अब हम ये शेयर करता है तो इसके पूरे इस तरह से इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब हमारे पास 2 4 6 and 8 अगर ये शेयर करता है तो ये क्या हो गए? कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? कुछ इस तरह से। बट अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके शेयरिंग में आ गए, बट 2 इसके पास क्या बच गए जो अनशेयर्ड थे। तो अब इसके ऊपर इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं होते हैं बट रहते एटम के पास ही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ शेयर कर लेगा, तो इनको शेयर करके इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी जो अनशेयर्ड बचे कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। जितने जो शेयरिंग में नहीं आएंगे उनको हम बोलेंगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन है वो इतने सारे कंपाउंड जो है वो क्यों बनाती है, और इसमें थोड़ी सी और एग्जांपल भी हैं जो डिस्कस की हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का था तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मीथेन का एग्जांपल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है किस तरह से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया है। हाइड्रोजन सल्फाइड की एग्जांपल जैसे है, तो अब सल्फर में कितने होते हैं? 16। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर बैलेंस में 6 हैं तो 2 चाहिए 8 होने के लिए। हाइड्रोजन को भी दोनों को एक चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और स्टेबल यहाँ पे हो जाएंगे। हमें उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको नहीं लिखना होता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, उसके जितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है हमें उनसे काम होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और थी कि जो हमारे पास बॉन्ड स्टेबिलिटी है वो कैसे होती है। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की और बॉन्ड लेंथ की, अगर जैसे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, वो जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो बॉन्ड क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब अगर बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ होता है कि 2 जो एटम्स हैं उनके बीच के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो देखिए जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो मतलब ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस है, डबल होएगा तो कम होता जाएगा, ट्रिपल है तो और कम होता जाएगा। तो ट्रिपल में बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल में उससे कम
ट्रिपल में बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, डबल में उससे ज़्यादा, एंड सिंगल में उससे ज़्यादा, बट बॉन्ड लेंथ जो है वो उसके अपोजिट होती है। यहाँ पे ये डिस्कशन है अबाउट आपके लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स की, कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, लोन पेयर्स हैं जो हैं लोन पेयर जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट हम अपनी इसी पे आ जाते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थी एडिशनल। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो इतना फ्रेंडली नेचर है उसका, कार्बन का क्यों है, और वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, वाई कार्बन फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है, पहले हम थ्योरेटिकल आंसर समझ लेते हैं। क्या है इसका थ्योरेटिकल आंसर? इसका थ्योरेटिकल आंसर क्या कहता है? थ्योरेटिकल आंसर में समझें तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाती है। फर्स्ट है कैटिनेशन एंड अनदर जो है वो है टेट्रावेलेंसी। देखिए टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, पहले टेट्रावेलेंसी को समझ लेते हैं। अब कार्बन के टेट्रा मीन्स है 4 और कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या करती है, नंबर जो ज़्यादा शेयरिंग उसके पास रहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए वो उसकी जो टेट्रावेलेंसी है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड क्रिएट कर सकती है। अब जो है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन बेसिकली, कैटिनेशन देखिए वर्ड से समझ लीजिए आप, कैटिनेशन की जो कार्बन का जो नेचर है कि वो अपने ही कंपाउंड्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी अपनी, मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड जैसे बनते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ये किसी भी एलिमेंट की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कार्बन की हो, सल्फर भी शो करती है। तो कैटिनेशन क्या है? हमारी एक तरह की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या करता है, इट इज़ बेसिकली अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बाय विच एन एटम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ स्ट्रेट और ब्रांच चेन of the different size, and it is shown by number of elements like sulfur, silicon and carbon। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जैसे आपने देखा है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो डबल ट्रिपल सिंगल कैसे भी बन सकते हैं। सल्फर जो है वो S8 का स्ट्रक्चर बनाती है, सिलिकॉन बनाती है स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है वो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो जिसकी वजह से कार्बन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट हम आते हैं, हम S8 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारे पास S8 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से, इसको हम क्राउन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इस तरह से कार जो है वो अपने 8 बॉन्ड बेसिकली क्रिएट करती है, मतलब जो है 8 कार्बन के एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो किस तरह का, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, किस तरह का नेचर वो शो करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि वो कैटिनेशन क्यों शो करती है। तो कैटिनेशन शो करने का उसका रीज़न क्या है? एक तो उसका कार्बन का क्या है, स्मॉल साइज़ है। कैटिनेशन होने की वजह क्या है यहाँ पे, कि जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है उसको शो करने का उसका रीज़न क्या है, तो उसका स्मॉल साइज़ है, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। सो हमें पता है कि इसीलिए कार्बन क्या बनाती है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टेट्रावेलेंसी हमने देख लिया है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ की जो हमारे पास कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो क्या क्या हैं। अब कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल एलोट्रॉप क्या होते हैं। सो एलोट्रॉपिज्म या एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। इट इज़ अ बेसिकली अ फिनोमिनन दैट of the existing of same element in the different forms or different physical forms with the similar chemical properties। अब एलोट्रॉप क्या है बेसिकली कि एक ही एटम जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कार्बन है, डायमंड में आता है, ग्रेफाइट में होता है। तो डायमंड जो कार्बन है वो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बट उसमें क्या रीज़न है कि जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपिज्म। अब देखिए कार्बन दो तरह के एलोट्रॉप शो करती है, एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। अब जैसे हमारे पास है, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं तो सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये भी जो है वो एलोट्रॉप शो करते हैं। एंड अब यहाँ पे है कार्बन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और हमारे पास ग्रेफाइट का और डायमंड का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो इसमें, और आगे अगर समझें तो इसमें क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन बनाती हैं और अमorphous होते हैं। ये आप क्रिस्टलाइन देखिए, क्रिस्टलाइन अगर होगा तो इट मीन्स कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट प्रॉपर होगा। क्रिस्टलाइन है मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा, और अमorphous होता है कि कहीं भी बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर क्रिस्टलाइन देखें तो हमारे पास आ गया जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन्स हैं, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बट अगर अमorphous देखें तो जैसे कोल है, चारकोल है, तो ये क्या है हमारे पास अमorphous एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम बात कर लेते हैं डायमंड की। तो डायमंड की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड के साथ कनेक्ट हुई होती है आपस में, जब हम डायमंड की बात कर रहे हैं और जब हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। तो जब हम डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है आपके पास। तो कार्बन जो है, एक सिंगल कार्बन जो है वो कितने के साथ अटैच होती है, टेट्रावैलेंसी है कार्बन की, तो एक कार्बन जो है वो 4 नेबरिंग कार्बन के साथ जो है वो ज्वाइन हो सकती है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब कार्बन जो है इसका जो है स्ट्रक्चर हम देखें, जहाँ पे कार्बन क्या करेगी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ के साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। बेसिकली 4 अदर नेबरिंग कार्बन के साथ जो है कार्बन अटैच हो सकती है, और वहाँ पे बॉन्ड क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो कौन सा बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एंड जब हमारे पास डायमंड की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो है 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं और यहाँ पे वो 4 नेबरिंग कार्बन यूनिट्स के साथ कनेक्ट होती हैं, जो कार्बन है सेंट्रल वाली। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है, 2.5, वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का गुड कंडक्टर है, हीट का गुड कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। अब हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, कहाँ होता है, ड्रिलिंग में, किसकी, रॉक्स एंड कटिंग में, ग्लास कटिंग में, रॉक्स की ड्रिलिंग में जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। ज्वेलरी बनाने में बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हर एक कार्बन जो है वो अदर 3 कार्बन्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे चारों के चारों सिंगल कोवलेंट बनते हैं, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, एक जो है स्पेस खाली होता है। तो यहाँ पे 3 अनदर कार्बन्स के साथ कनेक्ट हुआ होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो डायमंड है वो
बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का, एंड जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है। तो रीज़न बिहाइंड इसका यही है कि जो डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, बट ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है और वहाँ पे एक 1 फ्री वैलेंसी बचती है। अब उस वैलेंसी की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको फ्लो होने के लिए पैसेज मिलता है, जिसकी वजह से ये क्या बना करता है, एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है। अब इसका जो होता है स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, इसीलिए एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारी मशीनरीज़ में। एंड फोर्सेस इसमें कौन सी होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, बट यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं स्ट्रॉन्ग। एंड ये आ गया दोनों का बीच का डिफरेंस, यहाँ पे 3 कार्बन का अटैचमेंट होता है, यहाँ पे 4 कार्बन का अटैचमेंट है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कार्बन का अनदर एलोट्रॉप है वो है C60 फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन्स हैं उसको हम बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल और पॉपुलर फॉर्म है कार्बन की, या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। नेचुरली अकरिंग फ्लोरीन हमें जैसे है जो सूट्स होता है, जैसे जो जितनी भी ऐश वगैरह उड़ती है उसमें कहीं होता है, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन के 60 यूनिट्स आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, जैसे पेंटागन्स बनाते हैं, हेक्सागन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास हमने देख लिया कैटिनेशन क्या है, टेट्रावैलेंसी क्या है, डिफरेंट एलोट्रॉप्स क्या हैं कार्बन के। अब हम बात देखते हैं जो कार्बन की बॉन्डिंग है और कार्बन जो है किस तरह के कंपाउंड्स बनाती हैं, हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो सब क्या होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं जब कार्बन के कंपाउंड्स की, तो हमारे पास हमने देखा सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी हम किस बेसिस पे बोलेंगे, बॉन्डिंग के बेसिस पे ही बोलेंगे हम। अब यहाँ पे देखें हम, तो हमारे पास अगर हमारे पास बन रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और बन रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और बन रहा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हाइड्रोकार्बन उसका नाम ही बता रहा है कि हाइड्रोकार्बन मतलब किससे बन के मिला हुआ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। तो अब ये इनका जो हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे CnH2n+2। देखिए कैसे, मतलब मान लेते हैं n यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी होगा, 2 ले लेते हैं, C2 आ गया, H2 × 2 हो गया 4, और यहाँ पे +2 ऐड कर देंगे तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C2H6। स्ट्रक्चर इसका देखें तो कितने हैं, H6 हैं, 2 कार्बन है, ये प्लेस कर दिए हमने, 6 हाइड्रोजन से हम उनको ऐसे प्लेस कर देते हैं। तो अब बॉन्ड बना देते हैं, तो ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम बात चलते हैं आगे, करते हैं बात इसके बाद कि ये तो हो गया हमारे पास जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब अगर हमारे पास बन रहा है जो है डबल बॉन्ड, अब 3 टाइप के हमारे पास ये हैं, हमारे पास जैसे हमने बोला था सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, और डबल वाले को क्या बोलेंगे, ट्रिपल वाले को क्या फॉर्म बोलेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब डबल बॉन्ड होगा तो देखिए CnH2n। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, C का 2 आ गया, और यहाँ पे भी n हम 2 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा H4। 4 हाइड्रोजन है, इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे C2 है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये प्लेसमेंट आ गई। अब अगर हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, तो वो फॉर्मूला कैसा होता है, CnH2n-2। अब N2 ले लेते हैं, C2 आ गया,
2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, -2 किया 2 बच गया। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 2 कार्बन ले लेते हैं और 2 ही हाइड्रोजन हमें लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हम उसके बाद बात करते हैं हमारे पास रिंग कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर्स में, चेन कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखिए, जिसमें होगा सिंगल बॉन्ड उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। जहाँ पे होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड उनको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। देखिए तो क्या हो गया, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, सैचुरेटेड। और जहाँ पे डबल और ट्रिपल है ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, अनसैचुरेटेड। तो ये आपके पास आ गए कंपाउंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिनके अंदर कार्बन कार्बन या कोई भी जो उनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है। अब इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि जो कार्बन है वो रिंग स्ट्रक्चर बनाती है, ब्रांच बनाएगी, वो इसी से ही बनाएगी। जैसे हम बात कर रहे थे ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो यहीं से बनाएगी। रिंग भी बनाएगी, स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, वो चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाती है कार्बन, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अब देखिए जब हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं इसी की, तो यहीं पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से कंपाउंड है, ये है, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ये होगा सैचुरेटेड, क्योंकि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, सिंगल। अब देखिए ये रिंग बन रही है या चेन बन रही है, कार्बन आपस में कैसे कनेक्टेड है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे। 4 कार्बन थे, चलिए इसी को ही बना लेते हैं इस रिंग में। अब देखिए ये कितने हैं, 4 कार्बन है। इन्हीं 4 कार्बन को हमने कैसे शो किया, चेन की फॉर्म में। इन्हीं 4 कार्बन को हमने कैसे शो किया, रिंग की फॉर्म में। तो ये है, कार्बन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और चेन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, हमें याद है हमने पढ़ा था कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला, तो उसी को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हम बहुत आराम से इनको समझ सकते हैं। अब उससे पहले देखिए आपको चीज़ें थोड़ी सी एक समझनी पड़ेगी, जो नेमिंग है कि हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड्स की। अब यहीं पे अगर एक चीज़ हम और अपनी एडिशन कर लेते हैं नॉलेज में, तो हमारे पास जब सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम क्या कहते हैं, अल्केन। जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कीन्स। एंड जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, अल्काइंस। तो ये आपके पास आ गया अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ये आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन आ गई। अब इसके बाद जो है आपके पास, इनके बारे में हम बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी में ही जो है हमारे पास किस तरह से जो कंपाउंड्स वो बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम, इससे पहले हमें जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, जो हम नेमिंग करते हैं वो नेमिंग किस तरह से होती है। अगर यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं इथेन, तो इथेन क्या है, हम अल्केन बोल रहे हैं तो अल्केन क्या है, हम इथीन लिख रहे हैं तो इथीन क्या है। इस तरह से जो कंपाउंड्स की नेमिंग है उसको हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो है होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। देखिए जैसे ये है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 कार्बन हैं, एक यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे अगर हम यह हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, ये आ गया। अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, कार्बन 3 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, एक CH2 यूनिट का। तो यही होता है होमोलोगस सीरीज, जब 2 जो हमारे पास
जो हमारे पास सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं बेसिकली, जहाँ पे क्या होगा सीरीज होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और जो सेकेंड कंपाउंड है उनमें बीच में किसका डिफरेंस होगा, CH2 यूनिट का, या फिर हमारे पास 14 AMU का, या 14 यूनिट्स ऑफ मास का। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। सो बेसिकली सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव नंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट विद मास CH2 यूनिट्स का या 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का या 14 यूनिट्स का मास यूनिट्स का, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। हम अगर एग्जांपल देखें होमोलोगस सीरीज की, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे है हमारे पास CH4, दूसरा क्या हो गया C2H6, थर्ड हम देखें तो C3H कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो इसमें इन सब में कितने का डिफरेंस है, CH2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला बन जाएगा। तो ये जो सीरीज़ हुई इसको क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस सीरीज़। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं तो क्या होगा आपके पास, इट इज़ अ सक्सेसिव सीरीज विच इज़ डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट्स। मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। बट अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तब ये होमोलोगस सीरीज नहीं काउंट होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तब होमोलोगस सीरीज नहीं होगी, सिर्फ CH2 यूनिट के बेसिस पे ही हम उसको बात करेंगे। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड है अगर तो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं पहले कि हमारे पास हमने अगर नॉमेनक्लेचर करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो हम कैसे करेंगे, और उस नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें जो है क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं तो हम उनकी नेमिंग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा शॉर्टकट में तैयार किया हुआ है जहाँ पे आप इजीली शॉर्टकट में समझ सको चीज़ों को। तो देखिए अगर हमारे पास कार्बन एक यूनिट होगी तो 1 कार्बन यूनिट, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाएगा, मिथ। एग्जांपल जैसे लेते हैं, हम बोलते हैं इसको मिथेन। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन यूनिट है, 4 हाइड्रोजन है और वो अटैच कैसे हैं विद जो वो अटैच है हमारे पास सिंगल बॉन्ड के थ्रू। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, हमने अभी देखा है पीछे। तो ये क्या होगा, मिथ है बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन यूनिट होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो मिथ इथ बन जाएगा। 2 कार्बन यूनिट्स को बोलेंगे इथ। अब आगे उसके देखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, इथ प्लस एन इथेन। 2 होंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इथ प्लस इन इथीन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथ प्लस आइन इथाइन। वैसे ही अगर 3 कार्बन यूनिट की बात करते हैं तो 3 कार्बन यूनिट्स के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं प्रॉप। तो अब प्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ देखेंगे कि हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्रॉप एन। अगर डबल है तो प्रॉप इन, ट्रिपल है तो प्रॉप आइन। वैसे ही 4 कार्बन यूनिट्स हैं तो 4 कार्बन यूनिट्स के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट। तो ब्यूट यूज़ करते हैं तो ब्यूट अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ब्यूट एन, डबल बॉन्ड हुआ तो ब्यूट इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ब्यूट आइन। 5 कार्बन की बात करते हैं, अगर 5 कार्बन एटम है तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा पेंट। जो बेस वर्ड आ जाएगा पेंट। अब देखेंगे कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, सारी ऐसे अटैच है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पेंटेन। अगर बीच में कहीं डबल बॉन्ड है तो पेंट इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंट आइन। वैसे ही 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हेक्स, और अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स एन, हेक्स इन एंड हेक्स आइन। 7 है तो हेप्ट, हेप्ट इन, हेप्ट एन, इन आइन। ऑक्ट का वैसे आ जाएगा ऑक्टेन, ऑक्टीन एंड ऑक्टाइन। 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। वैसे ही नोनेन, नोनीन एंड नोनाइन। तो उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 7 तक याद करना है, मैक्सिमम आपको 6 तक पूछा जाता है पेपर में। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारे पास लेट्स सपोज हम बात करते हैं, यहाँ हमारी चेन चल रही है,
यहाँ पे हमारी जब चेन चल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन है सब जगह। अब हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे अटैच कर दिया हमने कोई भी अनदर फंक्शनल ग्रुप। लेट्स सपोज यहाँ हाइड्रोजन अटैच थी और हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन को हटा के लगा दिया यहाँ पे क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, बन जाएगा क्लोराइड। तो यहाँ पे इसको हम क्या जो है ये, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। और फंक्शनल ग्रुप जो हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड हैलोजन्स हैं। अब अगर हैलोजन्स हैं तो हैलोजन्स में कौन आते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब क्या है हमारे पास जो है, ये सारे क्या हैं फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो कहाँ कैसे हमें पता लगेगा कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बन के साथ लेट्स सपोज यहाँ पे लगा था OH, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्कोहल। तो उसके लिए जब हम उसकी नेमिंग करेंगे तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ओल। या भी नेमिंग हम अभी नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, जस्ट पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे क्या होता लगा हुआ, अगर हम इसको कर लेते कि यहाँ पे इस तरह से जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा होता, तो ये क्या बन गया CHO। तो इसको क्या बोलते हम, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हम जो है जब नेमिंग करते तो अल। अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल। अब हम देखिए उसके लिए, उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे दो कार्बन्स के बीच में इस तरह से अटैच होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कीटोन। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम ओन। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अगर इस तरह से OH अटैच होता, इसी में ही अगर हम देख लें, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम किसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। तो ये आपके आगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जो आपको यही फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको NCERT में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था एक बेसिक आइडिया आपके पास कि आपको नेमिंग के बेसिक पता होने चाहिए कि हमारे पास कार्बन 1 है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कार्बन 5 है तो क्या यूज़ करेंगे, एन, इन, आइन हमने कब यूज़ करना होता है, एन का मतलब क्या है, आइन का मतलब क्या है और इन का मतलब क्या है। फंक्शनल ग्रुप जो है उसका काम क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैसे नेमिंग को चेंज करता है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो नेमिंग कैसे करते हैं हम कंपाउंड्स की। अब नेमिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंपाउंड्स की नेमिंग को हम देख लेते हैं इसी के साथ ही। तो कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग कर रहे हैं तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं, अगर हमें नेमिंग करनी है इथेन की, हमें बोला गया है लिखिए स्ट्रक्चर इथेन का। अब हमें बोला गया इथेन का स्ट्रक्चर लिखिए, तो हमें पता है कि इथ मतलब कितने कार्बन होंगे, 2। तो हम पहले 2 कार्बन प्लेस कर देते हैं। उसने बोला है एन मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब हमें बाकी क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन प्लेस करने हैं। देखिए इसको जब हमने जब नेमिंग वाला देखा है तो इसको जो है जब हम इसको कहते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, एक होता है हमारे पास सुफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। एंड जैसे हम अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सुफिक्स क्या आएगा, इन। वर्ड रूट हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड रूट हमारे पास आ जाएगा, जैसे हम ये यूज़ कर रहे हैं प्रॉप, ये इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, ये क्या है हमारे पास वर्ड रूट है। तो ये होता है नेमिंग का प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सुफिक्स। देखिए तो प्रीफिक्स जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो पहले प्रीफिक्स यूज़ होएगा। अगर हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंगल नेमिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास नेमिंग का क्या तरीका होगा कि जो हमारे पास आ रहा है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सुफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या आएगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सुफिक्स। अब इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको शो करेंगे। अब इसके लिए हम पहले देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट हम जो इसके साथ ही। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें शो करना है प्रोपीन का स्ट्रक्चर, प्रोपीन। अब प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कार्बन, ठीक है। अब उन्होंने बोला है प्रोप इन, तो अब यहाँ पे इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड है। बट जब तक हमें अब डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दी है तो मतलब हम किसी भी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं।
देखिए हम यहाँ से लगाएंगे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये जो हमारे पास डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, ये जो बॉन्ड्स हैं, चाहे वो क्लोरो है, फ्लोरो है, अल्कोहल है, कीटोन है, ये सारे क्या हैं, ये एक तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको जब हम कभी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हमें इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। लोअर नंबर मतलब कि वो पहले 2-3 नंबरों पे ही आ जाएं फंक्शनल ग्रुप जो हैं, चेन के एंड में हम उसको नेमिंग ना लेके जाएं। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे था तो हमने क्या किया 1 2 3, चलिए तो हमारा क्या बन गया प्रोपीन। बाकी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन। जो कार्बन है वो सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकती है, टोटल 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी कार्बन है वो 5 बॉन्ड, जैसे अब देखिए यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड शो कर रही है, तो हमें सिर्फ कितने बॉन्ड शो करने हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड। अब इसी के साथ अगर हम देखें, हमें अगर शो करना है प्रोपाइन, अगर हमें बोला गया है, लेट्स सपोज हमें बोला गया है शो करिए इथाइन, इथाइन, तो इथाइन हम कैसे शो करेंगे यहाँ पे। अब देखिए जब हमें इथाइन शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इथाइन शो करने के लिए इथ मतलब 2 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा हमारे पास इथाइन। अब बोला गया है, लेट्स सपोज हम लेते हैं अब कोई एग्जांपल, अब उन्होंने हमें बोला गया है बनाइए क्लोरो इथेन, हमें नाम दिया गया है कि स्ट्रक्चर बनाइए आप क्लोरो इथेन का। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे कितने कार्बन हैं, इथ मतलब 2 कार्बन, चलिए 2 कार्बन लिख देते हैं। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, क्या बनाइए आप क्लोरो इथेन। तो अब हमारे पास पता है कि हमें हम किसी पे भी लगाएंगे तो वो पहले ही बन जाएगा। अब लेट्स सपोज हम इसी को लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास। बाकी क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद इतने बचते हैं, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। तो अगर इसका स्ट्रक्चर लिखें हम तो क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, तो ये बन गया क्लोरो इथेन। अगर हमें बोला गया है कि लिखिए, आप लिखिए ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमोमीथेन, मीथेन मतलब 1 कार्बन और ब्रोमो मतलब फंक्शनल ग्रुप है, तो बाकी लगा देंगे हम हाइड्रोजन, तो बन गया CH3Br, ये बन गया ब्रोमोमीथेन। अब नेक्स्ट हम इसके बाद देख लेते हैं एग्जांपल, हम ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के, जो फंक्शनल ग्रुप मेन है। अब देखिए, अब हम लेते हैं एग्जांपल प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या आ रहा है, ओल। ओल मतलब हमारा पास कौन सा होता है, ओल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, अल्कोहल, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा OH। प्रॉप मतलब 3 कार्बन है, चलिए तो इसको प्लेस करते हैं हम। 3 कार्बन के साथ हम क्या प्लेस करेंगे, 3 कार्बन प्लेस कर दिए, यहाँ पे हम OH लगा देते हैं। 1 2 3 कार्बन आ गए, यहाँ पे हमने OH प्लेस कर दिया। अब बाकी जो बचेंगे हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन्स। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया CH3CH2CH2OH, तो ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर बन गया किसका, प्रोपेनोल का। अब इसी के साथ अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्यूटेनल, सेकंड दूसरा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज हम देख लेते हैं एग्जांपल, इससे पहले देख लेते हैं एसीटोन, एसीटोन का एग्जांपल देखते हैं। तो एसीटोन क्या होगा, एसीटोन जो है, या इसको हम कहते हैं और प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बोला, प्रोपेनोन क्या होगा, कितने कार्बन होंगे प्रोपेनोन में, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओन मतलब क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो ये सेंटर में लगा दीजिए ऑक्सीजन, तो बन गया आपके पास प्रोपेनोन। बाकी लगा दीजिए आप हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर देखें तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन या प्रोपेनोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी के साथ एग्जांपल, और हमें बोला गया है स्ट्रक्चर लिखिए इथेनल, इथेनल, इथेनल। देखिए अब हमें समझ आ रहा है यहाँ से कि हमारे पास इथेनल बोला है, इथ मतलब कितने कार्बन हमारे पास, अगर इथेनल बोला है तो 2 कार्बन,
चलिए ये देख लेते हैं। और उसने क्या बोला है, एल्डिहाइड अल लिखा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, CHO। तो ये देख लेते हैं, हमारे पास CH3 आ जाएगा एंड CHO, तो ये बन गया इथेनल। अब इसी के साथ अगर हम देख लेते हैं, हमें बोला गया स्ट्रक्चर लिखिए इथेनॉल की, इथेनॉल। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इथ मतलब 2 कार्बन, ओल मतलब OH ग्रुप, बाकी लगा देंगे हम इस तरह से, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH, क्या बन गया, इथेनॉल। एंड देन वी हैव, जो हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल इसका, ब्यूटेनॉन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। तो यहाँ पे अब देखिए, जब ब्यूटेनॉन का एग्जाम्पल देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ओन मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा, कीटोन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर लिखना है तो हम क्या प्लेस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कीटोन। लेट्स सपोज हम यहाँ इसको प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा इसमें, ब्यूटेनॉन। तो यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो कैसे लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये क्या बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर ब्यूटेनॉन का। ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन हमेशा सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाएगी, इससे ऊपर बॉन्ड वो नहीं बनाएगी। तो ये थे बेसिक आपसे, ये थे आपके जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल्स जो हैं आपके। हम बाकी फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें बोला गया है ब्रोमो मीथेन या ब्रोमो ब्यूटेन बोला गया है। लेट्स सपोज ब्रोमो ब्यूटेन बोला गया है हमें, तो हम कैसे बनाएंगे उसको, ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब बोला गया है ब्रोमो, तो हम पहली कार्बन पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन, बाकी प्लेस कर देंगे हम हाइड्रोजन। एन बोला है मतलब सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन बोला है मतलब 4 कार्बन, ब्रोमो बोला है मतलब फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन। देखिए आपको यहीं से सारा समझ आ जाना चाहिए। ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो मतलब Br फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होंगे, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH Br CH2 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह से इसका। तो ये आपके पास आ गया इसका नेमिंग का। एंड अब हम इसके पास देखते हैं, हमारे पास जो है इनकी प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसी के साथ अगर हम देखें कि हमने जो बनाना है कंपाउंड्स को, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में अगर हम देख लें, इसी के साथ अगर हमें रिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। अगर रिंग स्ट्रक्चर बनानी है, लेट्स सपोज हमें बोला गया है, लेट्स सपोज हमें स्ट्रक्चर बनाना है बेंजीन का। आपने एक सुना होगा कंपाउंड बेंजीन। अब बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। बेंजीन कितने होते हैं, 6 कार्बन्स। बेंजीन हम किसको बोलते हैं, एक होता है साइक्लोहेक्सेन। अगर हेक्सेन मतलब क्या होगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो गए। अब ये होगी स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की। अगर इसी 6 कार्बन चेन को अगर हम एक रिंग की फॉर्म में ले आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन। कुछ नहीं किया हमने, सिंगल चेन थी, हमने स्ट्रक्चर में ले आए तो इसको क्या बोल दिया, ये चेन स्ट्रेट चेन हो गई, ये रिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब अगर देखिए, अब बेंजीन है तो मतलब उसमें देखिए ईन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलेंगे बेंजीन। इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का भी, ये साइक्लोहेक्सेन आ गया। बट यहाँ पे जब ऑल्टरनेटली क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड। मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या था, इस तरह से था, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब जगह पूरे हो रहे हैं। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर है मतलब डबल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोलते थे, बेंजीन। मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड अटैच होता है। तो ये है आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। वैसे अगर हमें प्रोपेन बनाना है और प्रोपीन, तो 3 कार्बन होंगे, तो ये बन गया प्रोपेन। अगर इसी को हम क्या कर दें, रिंग फॉर्म में लिख दें तो क्या बन जाएगा, 3 कार्बन बन गया साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन की देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
4 कार्बन को पहले स्टेट में लिख लेते हैं, इस तरह से ये आ गए। अब इन्हीं को क्या करें, प्लेस कर दें कुछ इस तरह से, तो ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। वैसे ही 5 कार्बन लेते हैं, स्टेट में लिखेंगे तो साइक्लो, पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा, 5 कार्बन है, नाम बन जाएगा पेंट प्लस एन, पेंटेन। अगर इसी को हम लिख दें पेंटागन की फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कार्बन कंपाउंड्स की। तो कार्बन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कंबशन, जो उसकी प्रॉपर्टी है कंबशन। जो केमिकल, जो कार्बन के कंपाउंड है वो कंबस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दे गिव राइज टू द वाटर, लाइट एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3CH2OH। अब देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा इथेनॉल। बिकॉज कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, एक फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इथेनॉल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम कंबस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज होगी इसमें, या लाइट रिलीज होगी। अब जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने कल भी किया था, जब हम इसको लिमिटेड सप्लाई में जब कार्बन बर्न होती है तो वो क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट जब कार्बन जो है फुल सप्लाई में बर्न होती है तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास जो है वो ब्लू फ्लेम मिलती है या हमें येलो फ्लेम मिलती है, तो वो किस तरह से मिलती है। अब एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे CH4 के कंबशन की। CH4 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2H2O आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास आती है ब्लू फ्लेम या हमारे पास आती है येलो फ्लेम, तो देखिए जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, 2 कंडीशंस होंगी, सफिशिएंट सप्लाई और इनसफिशिएंट सप्लाई। तो जब सफिशिएंट सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो कौन सी फ्लेम आएगी, ब्लू। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है तो कैसी फ्लेम आएगी, हमारे पास येलोइश फ्लेम आती है उसमें, तो या स्मोकी फ्लेम आएगी, येलो फ्लेम आएगी। अब देखिए जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड, वो कैसे बर्न होते हैं, विद द ब्लू फ्लेम। और जो हमारे अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल और ट्रिपल वाले, वो कैसी फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम और सूटी फ्लेम। सो जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बर्न करते हैं विद येलो एंड स्मोकी फ्लेम, एंड जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं दे बर्न विद द ब्लू फ्लेम। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो घरों में कैरोसिन यूज़ होता है, घरों में हमारे पास जो गैस स्टोव यूज़ होते हैं, LPG यूज़ होती है, तो कई बार क्या होता है जैसे बर्नर में अगर कुछ फंसा हो तो वहाँ पे फ्लेम येलो आनी शुरू हो जाती है, तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पा रहा है। एंड जब हम देखते हैं कि हम गैस ऑन करते हैं और बर्नर साफ़ है तो उसमें ब्लू फ्लेम आती है, तो इट मीन्स वो क्या शो कर रहा है वहाँ पे कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर्ली बर्न हो रहा है एंड उसमें पॉल्यूटेंट कम रिलीज़ होंगे। अब यहाँ पे आपको जो मेजर एक चीज़ आके याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन कैसी होती है कार्बन कंपाउंड्स की, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। ये देखिए इसके लिए यूज़ होंगे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज़ करेंगे, अब एग्जांपल हम लेते हैं इथेनॉल को, CH3CH2OH, इसकी हमें करनी है ऑक्सीडेशन। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल है अल्केलाइन KMnO4, और साथ में या यूज़ करते हैं या ये यूज़ करेंगे, या एसिडिफाइड क्या यूज़ करेंगे हम, K2Cr2O7। ये आपको याद रखना है, पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं हम
एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हमने इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अब जब आपको क्वेश्चन आता है पेपर में इसकी कन्वर्जन, तो आपको पूछा जाएगा इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करेंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग यूज़ करेंगे एजेंट, या अल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो इन दोनों में से कोई भी हम यहाँ पे यूज़ करके कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ क्या किया, हाइड्रोजन हटा दिए, ऑक्सीजन लगा दिए। तो ऑक्सीडेशन मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजन और ऐड कर दिए। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिसके पास पहले ही ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो अल्केलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे या एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज़ करेंगे। सो पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये पोटाशियम परमैंगनेट है, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है। पोटाशियम परमैंगनेट, और इसको हम बोलते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो नेक्स्ट हम इस पे देख लेते हैं, हमारे पास जो है उनकी एसिडिक रिएक्शंस कैसे होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की। ये तो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कार्बन कंपाउंड की। अब इसके लिए हमने देख लिया कि दो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एडिशन रिएक्शन है वो कैसे होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, यहाँ से भी 2 मार्क क्वेश्चन आता है पेपर में, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कार्बन कंपाउंड जो हैं वो कैसे एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे हमारे पास जो है जब कार्बन कंपाउंड अब एग्जांपल लेते हैं हम यह वाली, ये देखिए यहाँ पे अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया। तो अब यहाँ पे क्या था, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे जाके हमें इसको किसे कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे निकल करेंगे एज ए यूज़ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट आपको ये वहाँ पे नहीं लिखना है कि वो विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। देखिए जब तक कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा वो रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सो इट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट एट द एंड इट रीगेन इट्स प्रॉपर्टीज एंड कम्स आउट एज अ फुली वर्किंग कैटालिस्ट। सो हमारे पास अब हम देखें यहाँ पे कि वो रेट ऑफ जो रिएक्शन की जो प्रोडक्ट आना है उस पर कोई कैटालिस्ट फ़र्क नहीं डालता, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। पार्टिसिपेट वो रिएक्शन में करता है। आपको ये नहीं लिखना कि पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि जब तक कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में वो रिजल्ट नहीं ला सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन ऐड किए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे R, यहाँ पे हम कर देते हैं R आ गया, यहाँ पे भी हम R और हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया एडिशन रिएक्शन। अब हम इथीन का ये एग्जांपल है आपके पास, जैसे जो कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास जो अनसैचुरेटेड है, ये देखिए डबल बॉन्ड वाला है, तो ये क्या होगा अनसैचुरेटेड, हमें कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में। तो एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटालिस्ट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 और CH3, दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इसका नाम था इथीन, क्योंकि 2 कार्बन और डबल बॉन्ड तो इथीन। अब इसका नाम बन जाएगा इथेन, क्योंकि 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कैटालिस्ट है, हम यहाँ पे मेटल यूज़ कर सकते हैं, निकल, प्लैटिनम एंड प्लैटियम। ये 3 हैं जो मेटल्स यूज़ एज ए कैटालिस्ट यूज़ की जाती हैं ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम 3 ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमारे पास जब हमें कन्वर्ट करना है वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट, जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना है वेजिटेबल घी में, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी एडिशन रिएक्शन के थ्रू करते हैं। तो जो आपने ये रिएक्शन देखी है, ये क्या है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। तो हमारे पास क्या था, ये देखिए अब हम बात करते हैं तो वेजिटेबल ऑयल हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये क्या है
सैचुरेटेड है। बेसिकली तो पहले हमारे पास जो है वो, जैसे हम रिफाइंड है, ये जो हैं ये हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी हम इनको क्या कहते हैं कि ये हार्मफुल होते हैं। तो हमारे पास देखिए जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बॉडी के लिए जो हैं वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए उसका नाम ही क्या कर रहा है, बता रहा है सब्स्टिट्यूट। तो वो क्या करेगा, कोई भी एक कंपाउंड आके दूसरे कंपाउंड को क्या कर देगा, वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब सब्स्टिट्यूट जब करना है उसको तो वो कैसे करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मीथेन का। जब मीथेन का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके साथ जब हम सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे हमने मीथेन है, मीथेन के अंदर अगर हम डालते हैं क्लोरीन, CH4 है प्लस क्लोरीन ऐड किया तो क्या बन गया यहाँ पे CH3Cl। अब ये देखते हैं हमारे पास ये कैसे बना, प्लस HCl रिलीज़ हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए CH4 था प्लस Cl था, यहाँ पे क्लोरीन ने आया, हाइड्रोजन को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको लेके चला गया बाहर, और यहाँ पे जाके ये क्लोरीन जाके यहाँ पे क्या होगी, अटैच। अभी इसी का साथ एग्जांपल देखते हैं और आगे हम, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा है तो इसी को हम देख लेते हैं यहीं पे ही। अब हमने CH3 बनाया था Cl, इसी में अगेन फिर क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2Cl2 प्लस HCl। CH2Cl2 में ऐड कर देते हैं Cl2 अगेन तो क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। उसमें अगर फर्दर ऐड कर देंगे हम Cl2 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CCl4 प्लस HCl। तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप बाहर से आ रहा है, वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है, CH3Cl बना, उसने CH2Cl2 बना दिया। CH2Cl2 के अंदर Cl2 ऐड हुआ तो क्या बन गया CHCl3, उसके अंदर Cl2 ऐड हुआ तो क्या बन गया CCl4। यहाँ तक क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके बारे में। अब जो कार्बन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं अगर उनके बारे में हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हैं कार्बन के, चलिए तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम जैसे हमारे पास हैं इथेनोइक एसिड, इथेनॉल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सोप्स क्या हैं, डिटर्जेंट्स क्या हैं, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इथेनॉल से। तो इथेनॉल है, अब इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, पहले हम समझते हैं इथेनॉल है क्या और इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए इथेनॉल जो है वो आपका कौन सा कंपाउंड है, इथेनॉल जो है वो आपका फॉर्मूला क्या होगा CH3CH2OH। अब इसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, 2 कार्बन है, नाम बन गया इथेनॉल। और इसको और क्या कहते हैं हम, इथाइल अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कलरलेस होता है, इन्फ्लामेबल लिक्विड होता है, मिसिबल विद वाटर, मतलब इजीली मिसिबल हो जाता है वाटर के साथ। लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट शो नहीं करता, न्यूट्रल हुआ बेसिकली। तो अगर रेड में डालेंगे तो उसमें हो जाएगा, ब्लू में डालेंगे तो उसमें हो जाएगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब इसकी जब रिएक्शन करते हैं हम डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इथेनॉल की रिएक्शन विद सोडियम के साथ। तो यहीं देख लेते हैं CH3CH2OH प्लस सोडियम। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 एटम्स सोडियम ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल जिसके ले लेते हैं तो क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे ये CH3CH2O
Na, सोडियम इथोक्साइड Na पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर देगा, ये रिलीज़ कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा और इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड, सोडियम आ गया, इथ 2 कार्बन है, ऑक्साइड ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, सोडियम इथोक्साइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमें कन्वर्ट, आपको क्वेश्चन ही हम कन्वर्जन से देख लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू, कन्वर्ट करना है हमें इथीन में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, और आपके लिए इसके लिए कौन सा एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, कैसे आप इसको रिएक्शन शो करोगे। तो पहले हम लिखेंगे इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, कन्वर्ट किस में करना है, इथीन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें, अगर हमें समझ आए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक OH को हटाना है यहाँ से और हाइड्रोजन को हटाना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा एजेंट, डिहाइड्रेटिंग। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे एग्जांपल हम यहाँ बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिलीज़ हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अब देखिए यहाँ पे हम इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, एज ए एंटीसेप्टिक, टिंचर ऑफ आयोडीन में भी हम यूज़ करते हैं, बिकॉज टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, अल्कोहल प्लस आयोडीन का मिक्सचर। और हमारे पास जो एज ए इसको एंटी फ्रीज यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कि जो है बहुत सारा ठंड होती है तो वो जो पेट्रोल या डीजल जो भी है वो फ्रीज ना हो या उसके ऊपर मतलब गाड़ी बंद ना हो, तो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के साथ जो है हमारे पास इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अब देखिए जो है नेक्स्ट हमारे पास है इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अच्छा, इसमें हम इथेनॉल के साथ हम थोड़ी सी और इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जैसे हमारे पास है कि इसका मिथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, जो इथेनॉल का यूज़ कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हम इससे पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इथेनॉल जो है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली ड्रंकनेस ये कॉज करता है, इसीलिए जो है इथेनॉल का कंजप्शन जो है उसकी प्रैक्टिसेस को कंडेम किया जाता है और ये सोशली वाइड स्प्रेड एक प्रैक्टिस है। बट क्या है कि इनटेक और स्मॉल क्वांटिटी, अगर हम प्योर इथेनॉल अगर स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्योर इथेनॉल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल थोड़ा सा भी लिया जाता है तो वो लीथल है, इंसान की जान जा सकती है। और अगर हम जैसे लॉन्ग रन में जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनकी हेल्थ को बहुत सारे इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास अगर जो है लिविंग बींग्स के लिए हम देख लेते हैं कि अल्कोहल जो है वो मतलब हार्मफुल कैसे है। सो अगर हम जब लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं या डेली कंज्यूम करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो वो क्या कर देता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर देगा। जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो होंगी तो हमारा जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, लैक हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन बनता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या जो बॉडी के ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन होता है वो कम हो जाएगा। मेंटल कन्फ्यूजन आ जाएगी, डॉर्सीनेस हो जाएगी। नॉर्मल जैसे जो इंसान जो नॉर्मल काम कर सकता है उसको सपोर्ट चाहिए होगी, उसके लिए वो इंडिविजुअल कुछ टाइम के लिए तो रिलैक्स फील करेगा, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो उसकी सेंसेस हैं उनको सेंस करने की जो सेंसरी ऑर्गन है उनके सेंस करने की जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है, नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है। बट वो जो है अगर लॉन्ग रन में वो कंज्यूम करता है तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, जो सेंस की टाइमिंग है उनमें इशू आएगा, इंसान प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। एंड अब ये काम देखिए कैसे करता है, जब जैसे इथेनॉल है उसी तरह एक मिथेनॉल भी है। तो मिथेनॉल भी क्या करता है, मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। इसको भी अगर स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो ये क्या बनाता देता है, लीवर में जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है मिथेनल में, बेसिकली CHO में। तो CH3 है मिथेनॉल और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनल में। तो
इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब वहाँ जाके जब ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जो है वो क्या कर देता है, वो सेल के साथ रिएक्ट करेगा और सेल को क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट मतलब सेल को जो है वो बर्स्ट कर देगा, सेल के अंदर का मटेरियल जो है वो सारा उसको ख़त्म कर देगा। अब जैसे सेल कोगुलेट होगा इट मीन्स वो बॉडी में क्या कर देगा, सारा प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम काम करते हैं कि हम जो है हमारे पास एग है, हम एग को बॉयल करते हैं तो अंदर की प्रोटीन जो है वो सारी सॉलिड फॉर्म में हो जाती है बॉइलिंग के बाद, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होती है। वैसे ही क्या करता है, जब मिथेनॉल लेते हैं वो मिथेनॉल में कन्वर्ट होता है और जाके अंदर वो सेल के सारा जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसको कोगुलेट कर देता है। तो उससे ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके अगर इथेनॉल की हम बात करें तो इथेनॉल का इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत हैं, जो है इसको हम जो है अभी इसको कैसे करते हैं कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कैसे बनाते हैं इसको। सो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है वो मिथेनॉल ऐड किया जाता है जिससे जो है वो ह्यूमन कंजप्शन इसकी ना करे। और ये डाइज़ को भी यूज़ करने के लिए डाइज़ में भी ऐड किया जाता है जिससे जो है उनको आइडेंटिफाई ईजिली किया जा सके। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो इस तरह के अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल तो वो कौन सा होता है, विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग सम काइंड ऑफ मिथेनॉल, उसको हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। अब उसके बाद अल्कोहल को एज ए हम फ्यूल कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो अल्कोहल जो शुगर केन के बाय प्रोडक्ट हैं या जो शुगर केन के जूसेस के बाद जो मोलासेस बचते हैं तो उनको यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो बायोफ्यूल्स जिनको कहते हैं हम, तो उनको जो है यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इथेनोइक एसिड की। अब जब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है, पहले इथेनोइक एसिड CH3COOH। अब जो देखिए, अब पहले इथ मतलब 2 कार्बन, ओइक मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इथेनोइक एसिड आ गया। अब इथेनोइक एसिड को हम और क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड हम इसको कैसे कहते हैं, मतलब 5 to 8% जब हमारे पास इथेनोइक एसिड वाटर में ऐड किया जाता है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, हम जब इथेनोइक एसिड को ऐड करते हैं 5 to 8% इथेनोइक एसिड प्लस वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, विनेगर। अब मेल्टिंग पॉइंट इसका इथेनोइक एसिड प्योर का कितना होता है, 290 केल्विन एंड इट ऑफन फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट, सो नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है, तो इजीली जो है ये कोल्ड क्लाइमेट में ये जम जाता है, तो इसलिए कहते हैं इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कलरलेस है, पंजेंट ऑर्डर है इसका, वाटर सॉल्युबल है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली क्या है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हैं एस्ट्रिफिकेशन एंड स्पॉनिफिकेशन। तो जो 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं इसके साथ ही, वो हैं एस्ट्रिफिकेशन एंड स्पॉनिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हम कैसे शो करते हैं, एस्ट्रिफिकेशन और स्पॉनिफिकेशन जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली, देखिए यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे पास इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एस्ट्रिफिकेशन की और स्पॉनिफिकेशन की। एस्ट्रिफिकेशन है मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और सपोनिफिकेशन की बात है तो फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोप की बात है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोप को और जो है एस्ट्रिफिकेशन को। तो अब हम इस पे जब आते हैं तो हमारे पास, अब एस्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो एस्टर कैसे बनेगा। एस्टर बनाने के लिए हमें किस किस की रिएक्शन करनी पड़ेगी, एस्टर बनाने के लिए हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बीच में, CH3COOH। ये क्या आ गया हमारे पास, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल ऐड करेंगे
H3CH2OH, और साथ में इसमें देखिए अब क्या बनेगा, यहाँ से H लेते हैं, यहाँ से OH, तो क्या चला जाएगा, वाटर चला जाएगा बाहर, बनेगा क्या यहाँ पे CH3COOC2H5। इसको अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, तो ये आ गया C2H5। अब यहाँ पे हमारे पास साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर। अब यहाँ पे हमने देखिए रिएजेंट या यूज़ किया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको कन्वर्जन भी आ सकती है, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू इथाइल इथेनोएट, जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल इथेनोएट। चलिए, अब ये है जो एस्टर्स होते हैं, दे आर यूज इन मेकिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स। तो ये था आपके पास एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर किससे बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल से। तो देखिए ये एस्टरिफिकेशन का क्या हो गया, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल गिव राइज टू एस्टर, इसको कहते हैं एस्टर। बेसिकली RCOR, R आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O ये आ गया, और R साथ में ये आ गया C2H5। अब चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास जो स्पोनिफिकेशन है। स्पोनिफिकेशन इसी का ही उल्टा है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे लिख रही हूँ। स्पोनिफिकेशन देखिए क्या होगा, वो इसी का ही उल्टा रिएक्शन है। वो देखिए अब कैसे करेंगे हम। हमने क्या बोला, हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, एस्टर जो ये बन रहा है, तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे CH3COOC2H5, ये लिखा हमने। अब देखिए जब हमने इसकी करनी थी एस्टरिफिकेशन, तो हमने ऐड किया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हम इसकी अब कर रहे हैं सपोनिफिकेशन, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना है, एस्टरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे एसिड, स्पोनिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे सोडियम या बेस यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CH3COONA, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और प्लस C2H5OH बन जाएगा, वापिस उसी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे Na का कंपाउंड बन गया, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, और इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। तो ये सोडियम इथेनोएट बन गया, हमारा सोप है ये। तो जो सोप बनाने के लिए प्रोसेस यूज़ की जाती है उसको कहते हैं स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या होती है, जब हमारे पास हम एस्टर की रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनता है सोप प्लस इथेनॉल। और स्पोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन दोनों रिएक्शंस के एक दूसरे के अपोजिट हैं। एस्टरिफिकेशन में हम एसिड यूज़ करते हैं, और जो एस्टर क्या बनता है, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड को डाल किसके साथ ट्रीट करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे एस्टर, और जब उस एस्टर को रिएक्शन करेंगे हम, इसको यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी देंगे हम, H2SO4 भी। उसकी जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा एस्टर, और उस एस्टर की जब रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बनेगा सोप प्लस इथेनॉल। अब है हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शंस है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, तो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो CH3COOH ये रिएक्ट करेगा अगर हम इसकी रिएक्शन देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट आ गया। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे देखिए अब क्या बनेगा, यहाँ पे CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसको हम कह देते हैं सोडियम इथेनोएट। सोडियम है, इथेनोएट है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने बात करी, हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब जब यही हमारा एसिटिक एसिड जो है ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaHCO3, तो क्या बनाएगा ये, सेम CH3COONA सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो
तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। दोनों के साथ रिएक्शन दिखा दी हमने, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी, प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहा है, सोडियम इथेनोएट, एंड रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास रिएक्शन है इथेनॉल की विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब इसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ किया जाता है एज ए विनेगर, मतलब एंड फॉर द एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके साथ ही, अगर हम रिएक्शन कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की विद एसिटिक एसिड, या तो ये क्या रिएक्शन शो करेगा, यहाँ देखिए CH3COONA प्लस H2O। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स का हमने इसकी रिएक्शन देख ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास सोप क्या होते हैं और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो सोप्स क्या हैं हमारे पास, सोप्स हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट हैं या पोटेशियम सॉल्ट्स हैं किसके, सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन हैं, सॉल्ट्स हैं किसके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, फैटी एसिड्स के लॉन्ग चेन हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम भी होगा साथ में। तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास है, जैसे एग्जांपल एक फॉर्मूला लिख लेते हैं RCOONA पॉजिटिव। तो ये क्या है हमारे पास, सोप का फॉर्मूला होगा। अब वैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो है उसका क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, ये क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट है किसके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम थे, यहाँ पे किसके होंगे, अमोनियम के, या और किसके होंगे साथ में, ये सल्फोनेट के। तो अगर हम देखें तो जैसे SO3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 लॉन्ग चेन होते हैं ये, तो C6H4 SO3Na, ये जैसे एग्जांपल है सोप डिटर्जेंट की। तो हम जो है ये इस तरह से अमोनियम और सल्फोनेट के होंगे तो डिटर्जेंट्स हैं, सोडियम और पोटेशियम वगैरह के होंगे तो ये क्या हैं, सोप्स हैं। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें जो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, या जो इजीली, जिसके साथ हम अगर सोप यूज़ कर रहे हैं तो इजीली सोप नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो उसको उस वाटर को क्या बोलेंगे हम, यहीं पे देख लेते हैं हम, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर क्या होगा, जिस वाटर में क्या होगा, हम जो है इजीली सोप या लेदर जो नहीं बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर, विच डू नॉट प्रोड्यूस लेदर, LATHER। नहीं बनाएगा तो उसको हार्ड वाटर कहेंगे, अगर बना देगा तो उसको कहेंगे सॉफ्ट वाटर, जिसमें हम इजीली अगर सोप का यूज़ कर सकते हैं। तो वो जब देखिए, जैसे हम पानी गर्म करके यूज़ करते हैं तो चीज़ें जो उसमें कपड़े अगर वॉश करते हैं तो ईज़िली वॉश हो जाते हैं गर्म पानी से। तो मतलब क्या हुआ, उसमें उसको हमने सॉफ्ट किया। अगर नहीं कर पाते तो वो था हार्ड वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स। किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और किसकी वजह से होती है, क्लोराइड्स, और किसकी वजह से होती है, सल्फेट्स। किसके होंगे, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनके जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होती है, वाटर में हार्डनेस होती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट का जो हमारा, पहले हम देख लेते हैं इनका डिफरेंस क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट का डिफरेंस क्या है। तो सोप क्या होंगे, हमने यहाँ देख लिया, सोप क्या है हमारे पास, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, सोडियम और पोटाशियम के, सोप आ गया, और ये आ गया डिटर्जेंट। सोप क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट्स के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो हम सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट हैं, डिटर्जेंट जो हैं वो अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट्स हैं। आयनिक पार्ट सोप्स का क्या होता है, जो आयनिक पार्ट है सोप्स का वो कैसा होता है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है इसका आयनिक पार्ट कैसा होता है, OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ सल्फोनेट है तो OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। हार्ड वाटर में ये काम नहीं करते हैं,
इनकी एफिशिएंसी बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में इजीली काम करते हैं, सोप बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास अगर हमारे पास डिटर्जेंट की एडवांटेजेस क्या हैं एज़ कम्पेयर टू सोप से। तो सोप क्या करते हैं, जैसे जैसे हार्ड वाटर है तो हम हार्ड वाटर में सोप्स को इजीली काम में नहीं ला सकते हैं, बट डिटर्जेंट जो है वो इजीली काम कर सकते हैं हार्ड वाटर्स में। अब उसकी बात करते हैं कि हमारे पास जो है एक टर्म आती है स्कम। तो वो स्कम क्या होता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं सोप की है और इसको सोडियम स्टीरेट सोप है, इसमें क्या करते हैं एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम स्टीरेट की, सोडियम स्टीरेट है और उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट हम एग्जांपल इसमें डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी वजह से हार्डनेस होगी, ये हमारा सोप आ गया। अब देखें हम ये क्या बनाता है और इसकी जो है वो काम करता है या नहीं करता है। तो ये क्या बनाएगा, C17H35COO आ जाएगा यहाँ पे कंपाउंड, और जो है सोडियम वो उसको कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम के साथ, वो रिप्लेस हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। बट जो ये है ये क्या बनता है, स्कम। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है वाटर में। जब आपने देखा होगा कि पानी में अगर आप सोप को डिज़ोल्व करते हो तो वो वाइटिश सा पाउडर सॉल्यूशन बन जाता है, उसको हम कहते हैं स्कम, और जो वो इजीली वो काम नहीं करता। बट अगर हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स की, तो डिटर्जेंट जो है वो स्कम नहीं बनाते हैं एंड दे कैन ईजिली बी डिज़ोल्व इन वाटर एंड कैन ईजिली बी यूज टू वॉशिंग फॉर द वॉशिंग पर्पजेज। अब हम देखते हैं क्लिनजिंग एक्शन कैसा होता है सोप एंड डिटर्जेंट का, वो कैसे काम करते हैं। तो क्लिनजिंग एक्शन सोप और डिटर्जेंट्स का देखने के लिए सबसे पहले हमें जो है कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि जो सोप हैं और डिटर्जेंट्स हैं, यहाँ पे एक पहले डायग्राम समझ लेते हैं। उसमें हमारे पास दो होते हैं, एक होगा हेड, एक होगा टेल, एक होगा हाइड्रोफोबिक, एक होगा हाइड्रोफिलिक। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोफोबिक है कौन सा हाइड्रोफिलिक है। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, चार अलग अलग टर्म्स हैं ये। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट दोनों क्या हैं, हाइड्रोकार्बन के पार्ट हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होगा वो मतलब क्या होगा, वाटर रिपेलेंट, और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो क्या होगा, वाटर लवर या वाटर की तरफ को अट्रैक्टिंग नेचर में होगा। अब जैसे हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई है ऑयल पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल। अब हमने क्या करना है, हमने सोप लेके उसको अगर रिमूव करना है तो देखिए अब हमारे पास क्या होगा, सोडियम का हमने बोला सोप का कैसा होता है, इस तरह से हमारे पास इसका होगा CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव और COO नेगेटिव। चलिए अब ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा सोप का, मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास COONA, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है क्योंकि कार्बन से बना हुआ है, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये हमारे पास क्या है, जो है इसका अदर पार्ट है, आयनिक पार्ट है। तो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाला वो क्या है, वाटर रिपेलेंट या हाइड्रोफोबिक है, और जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। अब अगर हम इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देख लें वाटर के मॉलिक्यूल का, तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आयनिक पार्ट हो गया सोडियम पॉजिटिव, और ये लॉन्ग चेन है किसकी, फैटी एसिड की, वो कौन सा है, ये वाला पार्ट। अब ये हमारे पास है लेट्स सपोज डर्ट है या ऑयल का पार्टिकल है, तो हमारा जो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड का है ये क्या करेगा, इस तरफ को अपने आप को, क्योंकि उसको वाटर की तरफ नहीं जाना है तो वो कहाँ जाएगा, ऑयल और डर्ट की तरफ को, और जो Na पॉजिटिव पार्ट है वो बाहर की तरफ को हो जाएगा शुरू, सारा आयनिक पार्ट है वो वाटर के साथ तो अट्रैक्शन करेगा, तो इसलिए वो इस तरह से खुद को अरेंज कर लेगा। अब जैसे वो खुद को ऐसे अरेंज करेगा तो वो क्या करेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माइसेल, MICELLES, माइसिल्स। अब ये माइसिल्स जो बनते हैं, ये माइसिल्स हेल्प करते हैं टू रिमूव द सोप एंड टू रिमूव द डर्ट एंड ऑयल वाइल वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स। ऐसे क्या करते हैं कि जो ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन जो हमारा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है मतलब वो वाटर की तरफ को जाएगा,
और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो चला जाएगा जहाँ पे हमारी डर्ट पड़ी हुई है, तो ये डर्ट की तरफ को खुद को कर लेगा अट्रैक्ट, और सोडियम वाला जो पार्ट है वो चला जाएगा वाटर की तरफ को। तो इस तरह से ये सारी जो डर्ट है उसको उठा के रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया माइसेल फॉर्मेशन। अब हम इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो है ये आपका मैक्सिमम सारा चैप्टर इसमें कवर हो गया। इसमें स्टेप वाइज जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी हुई है स्ट्रक्चर, वो आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। स्टेप वाइज है कि कैसे पहले आएगा तो अटैच करेगा, फिर वो उसको रिमूव करेगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसमें सारा जो है वो कंप्लीट चैप्टर की डिस्कशन इसमें कवर की गई हुई है। तो आप यहाँ से इसको करके सारा आपका चैप्टर कवर हो सकता है यहीं से ही। थैंक यू।